हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है और हमारा पूरा फोकस है 70th बीपीएससी के पीटी एग्ज़ाम पर। तो इस सीरीज़ में हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग 38 से लेकर 69th बीपीएससी के पीटी के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सभी को इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अब तक हम लोग 38 से लेकर 52 तक जितने भी पीटी के एग्ज़ाम्स हैं उनको हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 53 से 55 तक का बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन पेपर है। अब देखिए, अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो एग्ज़ाम में जाने से पहले लगभग आपके 3000 क्वेश्चन पहले से ही कवर हो जाएंगे। और आप सबको पता भी है कि कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो पीटी का, चाहे वो आपका स्टेट का हो चाहे आपका सेंटर का हो, तो वहाँ पर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो हम लोग का टारगेट यही है यहाँ पर कि हम आपको सारे के सारे पीटी के क्वेश्चन पेपर्स को प्रीवियस ईयर को आपके लिए कंप्लीट करा दें, जिससे कि आप जब एग्ज़ाम में जाएं तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करें और साथ में आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनें, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा। अब ये जो स्टेटमेंट है ये पूछा गया है, ये किसने कहा था? ठीक है, देखिए कितना आसान है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। अब ये देखते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी ने ये जो कथन है ये कब कहा था। ये उन्होंने 1916 में कहा था। 1916 में जो उनका लखनऊ का, ठीक है, 1916 में जो लखनऊ का जो सेशन था, कांग्रेस का जो सेशन था, उस टाइम पर ये बात उन्होंने बोली थी। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोला है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब करी गई? अब देखिए, ये जो करी गई थी ये करी गई थी 1884 में। अब यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है तो इसलिए इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो हमें ये याद रखना है कि 1884 में ही इसकी स्थापना करी गई थी। चलिए, अब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ठीक है, मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका जो पहला सेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये लिया था आपके 72 प्रतिनिधियों ने। कितने ने लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने लिया था। अभी जो पहला सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 28 दिसंबर 1885 में ये सेशन हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? ये आपका हुआ था बॉम्बे में, मतलब बम्बई में ये सेशन हुआ था। अब हमने एक ही क्वेश्चन में देखिए कितने सारे पॉइंट्स को आपके लिए कवर करवा दिया है। अगर आपसे अलग अलग पॉइंट्स भी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस के रूप में तो हमने यहाँ पर भी ये कवर करके हम लोग चल रहे हैं। चलिए, अब है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें पूछा है जो इंडिपेंडेंट इंडिया था हमारा, उसके फर्स्ट इंडियन भारतीय, ठीक है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल के बारे में पूछा है। तो वो थे आपके राजगोपालचारी। कौन थे? राजगोपालचारी। और वहीं पर अगर बोलें कि इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब स्वतंत्र भारत के पहले, ठीक है, पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपके माउंटबेटन। कौन थे? वो थे आपके माउंटबेटन। अब देखिए इसमें डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे बोला है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाता है तो आंसर हमारा आएगा राजगोपालचारी। ठीक है, लेकिन अगर वहीं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछा जाता है, देखो यहाँ पे भारत दोनों में ही स्वतंत्र है, ठीक है, तो जहाँ पर भारतीय पूछ लिया, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो राजा गोपालचारी आएंगे। और अगर पूछा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, तो वो आएंगे माउंटबेटन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से बच्चे आंसर आते हुए भी गलत लगा के आ जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिए जिससे कि आप इसको ना भूलें। फिर है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1906 में हुई थी। याद रखना है हमें, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 में। अब है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, मतलब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में बात हो रही है कि कब शुरू करा गया था। तो ये शुरू करा गया था आपको 1920 में और कब तक चला था? 1922 तक ये चला था। अगर हम इसकी लीडरशिप की बात करें
नेशनल कॉरपोरेशन असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की अगर हम बात करें, तो इसकी जो लीडरशिप करी थी ये गांधी जी ने करी थी। ठीक है, इसको गांधी जी ने करी थी। अब ये कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर ये जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो पहला जो उसका मुद्दा रहा था, तो वो आपका रहा था खिलाफत का विवाद लेकर। ठीक है, जो खिलाफत मूवमेंट था उसको लेकर चला था। सेकंड मुद्दा आपका चला था जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग को लेकर चला था। और तीसरा मुद्दा था इनका कि स्वराज की हमें प्राप्ति चाहिए, कि हमें स्वराज चाहिए। ये 3 मोटे मोटे मुद्दे थे जिनको लेकर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट मतलब कि असहयोग आंदोलन चलाया गया था। चलिए, अब है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। ठीक है, वो क्या बताती है, किस लिए थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम था जो कि 1919 का आधार बनी थी। ठीक है, तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो थी, सबसे पहली बात ये है कि ये 1919 में आई थी। सिंपल बात है। अब इसमें जब ये 1919 में आई थी, तो उसके बाद इसने जो लागू करा था, जो इसका अगर हम बात करें, इसका जो महत्वपूर्ण विशेषता थी, जो इसकी इम्पोर्टेंस थी, उसका ये था कि ये हमारी इंडिया में, भारत में डायरकी लेकर आना चाहती थी। ठीक है, मतलब ये डायरकी लेकर आई थी, लेकर आना नहीं चाहती थी, डायरकी ही लेकर आई थी। मतलब कि डुअल गवर्नमेंट का ये एक कंसेप्ट लेकर आई थी। लेकिन कहाँ पर लेकर आई थी? ये इंडिया के जो प्रोविंसेस थे, प्रांत थे, वहाँ पर डुअल गवर्नमेंट का एक सिद्धांत लेकर ये आई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है 1919 का कि रिपोर्ट के बारे में ये पूछ लिया जाता है किस लिए लाई गई थी। चलिए, अब है आपका शेर पंजाब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो डुअल गवर्नमेंट अगर हम हिंदी में बोलें तो उसको हम बोलते हैं द्वैध शासन प्रणाली। कौन सी शासन प्रणाली? द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली कहाँ पर लेकर आ रही थी? इसको प्रांतों में लेकर आनी थी, भारत में। चलिए, फिर है शेर पंजाब के नाम। शेर पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेर पंजाब, बहुत सिंपल आंसर है, तो वो थे हमारे लाला लाजपत राय जी। अभी जो लाला लाजपत राय जी थे, ये 1920 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, उनके ये प्रेसिडेंट भी रहे थे। ठीक है, और ये सेशन कहाँ पर हुआ था? ये सेशन हुआ था उनका कलकत्ता में। तो कलकत्ता के 1920 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के प्रेसिडेंटशिप जो करी थी वो लाला लाजपत राय ने करी थी, और जिनको कि हम शेर पंजाब के नाम से भी जानते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में हुआ था। अब इस पैक्ट को, गांधी इरविन पैक्ट को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं दिल्ली पैक्ट। अगर आपसे एग्जाम में गांधी इरविन पैक्ट ना देकर अगर दिल्ली पैक्ट बोल दिया जाए, तो हम तभी भी ये हम बोलेंगे गांधी इरविन पैक्ट के बारे में ये बात करी जा रही है। चलिए, नेक्स्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोल मेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? ठीक है, यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करी जा रही है। 1932 में कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो ये हुई थी आपकी तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अगर हम बात करें कि पहला गोल मेज सम्मेलन, ठीक है, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1930 में। वहीं अगर हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये हुई थी आपकी 1931 में। और अगर तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब कि गोल मेज सम्मेलन की बात करें तो ये हुई थी आपकी 1932 में। अब इसमें से हम लोगों ने इस क्वेश्चन में पहला भी कर लिया, दूसरी, सेकंड और थर्ड तीनों ही कर ली है। अगर आपसे कोई सी पूछी जाती है तो हम सही आंसर इसको लगा कर आएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? अभिनव भारत के बारे में बात करी गई है, इससे कौन संबंधित थे? तो वो थे वी.डी. सावरकर जी, जिन्होंने अभिनव भारत की जो स्थापना थी 1904 में करी थी। चलिए, अब है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये है आपका भारत छोड़ो आंदोलन, मतलब कि क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट था, वहाँ से ये संबंधित है। अभी जो करो या मरो का नारा है ये किसने दिया था? ये करो और मरो का नारा जो दिया था वो गांधी जी ने दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर। उन्होंने ये बोला था डू और डाई। ठीक है, करो मरो का मतलब क्या है? डू और डाई। उनका ये कहना था कि हम लोग भारत को आज़ाद कराएंगे या फिर इसी प्रयास में अपनी जान दे देंगे। डू या डाई, या तो हम आज़ाद करवाएंगे या फिर हम अपनी जान दे देंगे।
ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर ये गांधी जी ने ये बोला था। चलिए फिर है यहाँ पर किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो ये प्रयत्न करे थे श्री दीपनारायण सिंह जी ने। चलिए फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। इसमें पूछा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 27वां सेशन था वो कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका हुआ था बांकीपुर में। ठीक है, बांकीपुर में हुआ था। और कौन सा ईयर था, तो ये था आपका 1912 का ये साल था जहाँ पर कि बांकीपुर में 27वां अधिवेशन हुआ था। और इसकी जो प्रेसिडेंटशिप है, अगर हम अध्यक्षता की बात करें तो ये करी थी RL मधुलकर ने। ठीक है, RL मधुलकर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। चलिए अब है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। ठीक है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, तो ये कहाँ ये हुआ था, 1921 में हुआ था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। ठीक है, बिहारी एक समाचार पत्र था, उसके संपादक के बारे में पूछा है, तो वो थे आपके बाबू महेश्वर प्रसाद जी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बिहारी हमारा समाचार पत्र है। फिर राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। चलो कौन थे, तो वो थे मुरली भरहवा गांव के ये निवासी थे। अगर हम राजकुमार शुक्ला की बात करें, ये वही शुक्ला जी हैं जिन्होंने कि 1917 में गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाया था। हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, गांधी जी को बुलाकर लेकर आए थे। और जो हमारे किसान थे उनके प्रति नील कोठियों के मालिकों के जो अत्याचार थे उनको बचाने के लिए, उन अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए गांधी जी को लेकर आए थे। फिर है श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। वो कौन थे, तो वो थे पुरुलिया से। कहाँ से थे, वो थे पुरुलिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर सिंह राजा थे। कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे, वो थे जगदीशपुर के। चलिए अब यहाँ पर देखो, ये मैथ के क्वेश्चन है सारे के सारे हमारे। ठीक है, आप इसको देख लेना किस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो, आगे जाने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं ये बता दूं कि आपकी बिहार की सीरीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ के अलावा हम लोगों ने बहुत सारी और सीरीज़ चला रखी हैं, जिससे कि आपका जब एग्ज़ाम में जाए तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील हो। तो पहली सीरीज़ हमारी होगी बिहार स्पेशल सीरीज़ की, जहाँ पर कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चला रहे हैं 70वीं BPSC के लिए। और साथ ही में जो बिहार के जो भी इम्पॉर्टेंट इतिहास है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जो कि बिहार की ही है, जो आपके क्वेश्चन आते हैं उन सभी को लेकर हम लोग आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर आते रहते हैं। और बिहार के जो करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर है, उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाती है। इसके अलावा हमारी दूसरी सीरीज़ है NCERT की। NCERT में हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि पहला पार्ट है हमारा NCERT डिटेल एनालिसिस, जहाँ पर कि हम लोग NCERT के जो चैप्टर्स हैं उनको नोट्स के साथ, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग नोट्स प्रोवाइड आपको करवाते हैं और उन नोट्स के साथ आपको चैप्टर पढ़ाते हैं। अब उन चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं वो भी हम लोग आपके लिए अपलोड कर देते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, वो पूरी कंप्लीट करा दी है 9वीं क्लास तक। ठीक है, 10वीं क्लास को हम जल्दी ही चालू करेंगे। उसके बाद आपको मंथली मैगज़ीन की वीडियोस मिल जाती हैं। जैसे कि अभी फ़िलहाल हम लोगों ने सितंबर महीने की मैगज़ीन डाल दी है, आप जाके देख सकते हैं। ट्रिक्स की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। बिहार मेंस के टॉपिक्स भी हैं, ठीक है, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हैं। और पॉलिटी के MCQs भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल की कम्युनिटी में जाते हैं तो रेगुलरली हम आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अभी जितनी भी सीरीज़ यहाँ पे चल रही हैं सभी की सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। तो दोनों बच्चे इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। चैनल में जाइए, देखिए, फ़ायदा उठाइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर विकिरण निम्न में से किस पारस में दिखता है। ठीक है, सौर विकिरण निम्न में से किस पारस में दिखता है, तो ये आपको दिखता है 400 से लेकर 700 nm तक नैनोमीटर में। अब यह है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे पौधे जो कि नमक वाली मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है हेलोफाइट।
क्या कहा जाता है? हैलोफाइट। हैलोफाइट का मतलब क्या है? ऐसे पौधे जो कि नमक में उग रहे हैं। वहीं पर आपके एक कंसेप्ट आता है कि ज़ेरोफाइट, ठीक है। तो वो उसका मतलब क्या होगा? ज़ेरोफाइट का मतलब हो गया कि ऐसे पौधे जो कि डेजर्ट में उग रहे हैं, मरुस्थल में उग रहे हैं, उनको हम बोलते हैं ज़ेरोफाइट। और फिर एक आपका एक वर्ड आता है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स का मतलब क्या है? ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स जो कि पानी में उग रहे हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, अगर हैलोफाइट मतलब कि नमक में उग रहा है, ज़ेरोफाइट मतलब कि डेजर्ट में उग रहा है, मरुस्थल में उग रहा है, वहीं पर हाइड्रोफाइट का मतलब क्या है? ऐसे पौधे जो कि पानी में उग रहे हैं। अब है पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है डी, मतलब कि उपयुक्त में से सभी। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे पर्यावरण का मतलब है एनवायरनमेंट के बारे में बात करी है। अब ये देखिए, जीवीय घटक का मतलब क्या है? यहाँ पर बायोटिक फैक्टर्स। जीवीय घटक का मतलब है बायोटिक फैक्टर। भू आकृतीय अजैविक का मतलब आपका क्या होगा? कि अबायोटिक फैक्टर्स हो गए, ठीक है। और भू आकृतिक घटकों का मतलब है फिजियोग्राफिक फैक्टर्स। इन सभी से मिलकर हमारा एनवायरनमेंट, पर्यावरण बनता है। चलिए, बायोटिक फैक्टर मतलब कि जिनमें जान है, अबायोटिक जैसे कि जिनमें जान नहीं है, ठीक है। और फिजियोग्राफिक मतलब कि ऐसी भू आकृतीय घटकें जो कि हमारी पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं। फिर है आपका कि वेस्क्यूलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? अभी पूछा है, ये जो पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, यहाँ पे पानी हम जब भी किसी पेड़ को पानी देते हैं या फिर बारिश होती है तो वो पानी यहाँ पर चला जाता है ना, मिट्टी में सोख हो जाता है, चला जाता है। तो यही पूछा है कि पेड़ में पानी कैसे जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो बारिश से पानी आया, वो जो पानी है वो पौधे में ऊपर कैसे जाता है, ठीक है। तो ये बोला है, ये आपका जाता है जाइलम से। किससे जाता है? ये आपका जाता है जाइलम टिश्यू से। कौन सा टिश्यू होता है? जाइलम टिश्यू होता है, जो कि मिट्टी से पानी पौधे के अंदर लेकर जाता है, ऊपर लेकर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो वो होता है पर्ण, मतलब कि पत्ता, ठीक है। फिर है आपका खनिज मिनरल क्या है? खनिज मिनरल क्या है? उपयुक्त सभी है, जैसे कि द्रव, गैसें, अकार्बनिक ठोस, ये सभी खनिज मिनरल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। चलिए, अब है जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? ठीक है, जेनेटिक्स के बारे में पूछा है कि जेनेटिक्स किसका अध्ययन है, तो वो है आपका आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन होता है जेनेटिक्स। चलिए, फिर है आपका मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है, तो वो आपका आधारित है लैंगिक जनन पर। चलिए, फिर है आपका भ्रूण मतलब कि एम्ब्रियो किस में मिलता है? एम्ब्रियो जो है वो किस में मिलता है? तो वो आपको पौधे के बीज में मिलेगा। अब बीज का मतलब क्या हो गया? सीड। अब सीड से ही जब भी हम बीज डालते हैं मिट्टी में, उसके बाद ही तो पेड़ निकलता है। तो यही बोला है कि एम्ब्रियो किस में मिलता है? बीज में ही मिलता है, और बीज से ही नया पौधा हमें देखने को मिलता है। फिर लिखा है दोमट्टी लोम मिट्टी। ठीक है, दोमट्टी या फिर लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? ठीक है, लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो वो मिलता है सभी प्रकार के कण, चाहे वो बालू के कण हो, पांशु के कण हो, या फिर चिकना कण हो, सभी के सभी इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? ठीक है, तो वो आपका मिलता है प्राकृत तत्व में मिलता है। फिर है पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? ठीक है, ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें कि पौधे को बहुत सारा पानी मिलता है, जो कि ऐसी सॉइल जो कि वाटर रिटेन कर सकती है ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक? तो वो आपका हो गया बलुई मिट्टी। चलिए, फिर है किस मिट्टी में कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? ठीक है, कोशिका कौन सी मिट्टी है जिसमें कि कैपिलरी सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावशाली होती है? तो वो है हमारी चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में कैपिलरी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। फिर है प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की बात करी गई है।
ठीक है। फोटोसिंथेसिस होता है किस में होता है, तो ये आपका होता है क्लोरोप्लास्ट में, पौधे के क्लोरोप्लास्ट में। फिर बोला है कि महाद्वीप अलग कैसे हुए, जो आपके कंटिनेंट्स हैं, ठीक है, जो कंटिनेंट्स हैं बोल रहे हैं वो सेपरेट कैसे हुए, तो ये सेपरेट आपके हुए टेक्टोनिक जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी, मतलब कि वितरणिक क्रिया जो होती हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ से ये कंटिनेंट जो थे वो अलग हुए। अगर हम बहुत पहले की बात करें कि हमारी पृथ्वी थी, तो वहाँ पर एक ही लैंड मास था, मतलब एक बड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा था जिसको कि हम लोग बोला जाता था पेंजिया, और साइड में केवल पानी पानी था जिसको हम पेंथेलाजा बोलते थे। धीरे धीरे टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण ये जो हमारा ज़मीन का टुकड़ा है वो अलग होने लग गया, ठीक है, अलग होने लग गया, और अलग होते होते इन्होंने क्या बना लिया, कंटिनेंट्स, मतलब कि महाद्वीप बना लिए। तो बेसिकली ये जो महाद्वीप थे, बड़ा टुकड़ा जो है टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में गया, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला कि ये टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटीज़ के कारण ही ये बना है। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछता है कि जो महाद्वीप अलग कैसे हुए, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण हुए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, यहाँ बोला है कि निम्नलिखित में, नीचे जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा सोलर सिस्टम का भाग नहीं है, तो वो आपका है निहारिका। अब निहारिका मतलब क्या होता है, वो है आपका नेब्यूला, ठीक है, नेब्यूला जो होता है वो सोलर सिस्टम का सौरमंडल का भाग नहीं होता। अब है कि जो खाने का जो नमक है, जो हम सब्जी में डालते हैं, रोज़ खाते हैं, जिसको हम NaCl भी बोलते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, वो किससे बनता है, तो वो बनता है आपका मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से हमारा NaCl बनता है। चलिए, फिर है लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है, ठीक है, तो ये कैसे होता है, तो ये आपका होता है, देखो, जीन के ब्लेंडिंग से भी होता है, ठीक है, जीन का ब्लेंडिंग भी होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है, और जीन में शफलिंग से भी होता है। तो आंसर हमारा आ जाएगा डी। चलिए, अब है अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है, यहाँ पूछा है, जो अरेबियन सी है, ठीक है, अरेबियन सी कहाँ पर है, ये देखिए हमारा इंडिया है, तो यहाँ पर इस साइड जो भी आपको दिखता है वो आपका अरेबियन सी, मतलब कि अरब सागर ही होता है। उसी के बारे में पूछा है कि उसमें कितना अमाउंट का खारापन है, कितना अपना नमक पाया जाता है, तो उसका सही आंसर है 35 ppt, ठीक है, 35 ppt का यहाँ पर लवणता पाई जाती है, ठीक है, खारापन है। फिर है शांति, और देखो ये नहीं करना है हमें, ठीक है। सेकंड है कि ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित है, ड्यूरेंट कप पूछा है, तो किस खेल से संबंधित है, तो वह है फुटबॉल से। अब आपसे एग्ज़ाम में कभी भी पूछें कि ड्यूरेंट कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका आता है फुटबॉल, जो फुटबॉल खेलते हैं ना, तो जब वो जीत जाते हैं तो उनको ड्यूरेंट कप मिल जाता है अलग अलग सेशंस में। फिर है आपका 2G स्पेक्ट्रम, देखो ये क्वेश्चन पेपर पुराना है, तो उस टाइम पर 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला चल रहा था, वहीं पर पूछा है कि इसमें G क्या है, ठीक है, 2G में G क्या है, तो 2G में आपका आता है जनरेशन, G मतलब हो गया जनरेशन, जैसे आपको पता भी है 4G 5G आज भी चल रहा है, तो उसी बारे में पूछा है कि इसमें G की फुल फॉर्म क्या है, तो हुआ क्या जनरेशन। अब ये देखिए 54 से लेकर 58 तक जो भी क्वेश्चन है ना, वो उस टाइम के करंट अफेयर जो कि हमारे लिए अभी रिलेवेंट नहीं है, आगे चलेंगे तो ये भी रिलेवेंट नहीं है, तो सीधा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। अब ये देखिए जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसका जो अगर आपको PDF चाहिए तो आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप वहाँ से जाके इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करिए, देखिए और अच्छे से पढ़िए। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, ठीक है, गंगा नदी के किनारे पर कौन सा शहर नहीं है, तो वो है उत्तरकाशी नहीं है। फतेहपुर हो गया आपका भागलपुर जो कि बिहार में है, कानपुर, ये सभी तीनों के तीनों शहर जो हैं वो गंगा नदी पर स्थित हैं, लेकिन उत्तरकाशी नहीं है। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा ह्यूमन राइट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपका एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ह्यूमन राइट है, और हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसके अंदर फंडामेंटल राइट भी है, तो वह आपका शिक्षा का अधिकार, मतलब राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का जो अधिकार है वो ह्यूमन राइट होने के साथ साथ हमारा फंडामेंटल राइट भी है। चलिए, अब पूछा है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः ये स्थित है,
कायरा मतलब क्या है, यहाँ पर कायरा मतलब है कायरो, जो कि इजिप्ट की राजधानी है। उसके बारे में पूछा है कि 2 घंटे आगे है ग्रीनविच से, तो ये स्थित कहाँ पर है, तो ये स्थित है आपका 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर, 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर ये स्थित है। चलिए, अब है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, इंटरनेशनल जो आपका जो न्यायालय है, ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है आपका हेग में। हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो ये है आपका हेग में। अब हेग कहाँ पर है, वो आपका है नीदरलैंड में। चलिए, फिर है प्रसिद्ध पत्रिका। देखो ये पुराना क्वेश्चन है, 68 भी हमारा पुराना है। 69 पे चलते हैं। इसे पूछा है कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। चलिए, ये सारे के सारे हम उस टाइम के करंट अफेयर हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 75, ये हमारे लिए रिलेवेंट है अभी के टाइम के लिए। यह पूछा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। पूछा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब अमेंडमेंट करा गया, और उस अमेंडमेंट करने के बाद जो हमारा एजुकेशन है उसको एक अधिकार जोड़ दिया गया, तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में हुआ था। चलिए, अब देखिए ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके ये रिलेवेंट नहीं है, तो हमारा रिलेवेंट है 79वां क्वेश्चन। इसे पूछा है कि अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है। अंटार्कटिका, ये देखिए ये हमारी धरती है, तो अंटार्कटिका आपको यहाँ पर मिलता है, ये एक कंटिनेंट है। तो यहीं पर पूछा है कि जो भारत है, इंडिया है, उसका तीसरा शोध केंद्र का नाम क्या है, तो उसका नाम है भारती। अब तीसरे की बात हो गई है, तो इसका मतलब हमारे देश में पहला, दूसरा, पहला भी कोई ना कोई शोध केंद्र रहा होगा। तो अगर हम बात करें कि प्रथम स्थायी वैज्ञानिक केंद्र की बात करें, तो उसका नाम था आपका दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम था, दक्षिण गंगोत्री था, जो कि अब नहीं काम करता है ये। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर आया मैत्री। ठीक है, उसके बाद आया मैत्री बनाया, फिर उसके बाद बनाया हमने भारती। चलिए, अब ये काम नहीं करता है, लेकिन हमने 3 शोध केंद्र बनाए अंटार्कटिका में। चलिए, अब ये भी उस टाइम का करंट अफेयर ही है, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में बोला गया है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा के बारे में बात करिए, यहाँ पे बोला है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का एक पोर्ट है। तो ये जो पोर्ट था, ये था आपका लोथल। कौन सा था, लोथल था। ठीक है, अब जो लोथल पोर्ट है, अब पोर्ट की बात है, बंदरगाह है, तो कहीं ना किसी नदी पर तो होगा ही, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो नदी थी वो है आपकी भोगवा रिवर। कौन सी नदी है, नदी है आपकी भोगवा नदी के किनारे पर ये लोथल पोर्ट है, बंदरगाह है, जो कि हड़प्पा टाइम का था। अब है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया। यहाँ बोला है कि गुप्ता का किंग जिसने कि हुनों को, ठीक है, हुन्स को पराजित करा, उसका नाम क्या था, तो ये था स्कंदगुप्त। कौन, स्कंदगुप्त, उसने हुनों को पराजित करा था। अब है कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। ठीक है, बोला है जो कलहन थे उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो वो लिखी थी राजतरंगिणी। ठीक है, क्या लिखी थी, राजतरंगिणी। अब ये जो कलहन जी थे, ये जो थे ये कश्मीर, ठीक है, कश्मीर के प्रसिद्ध संस्कृत कवि एवं इतिहासकार थे। किससे रिलेशन रखते थे, कश्मीर से। ये वाला जो हमारा एरिया है भारत का कश्मीर, उस टाइम पे इतना नहीं था, उसमें और भी बड़ा एरिया था इस टाइम पर। चलिए, फिर है किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं। ठीक है, कौन सा अभिलेख है जिसमें कि जो रुद्रदमन है, ठीक है, रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं, तो वो है आपका जूनागढ़ का अभिलेख। ठीक है, कहाँ का है, जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ पर है, गुजरात में। चलिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। तो प्रथम शासक कौन था, तो ये था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो वो था रामचंद्र देव। ठीक है, रामचंद्र देव। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर
तीर्थ यात्रा कर, ये जो टेक्स्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, समाप्त कर दिया था। तो ये समाप्त किसने करा था? ये समाप्त करा था अकबर ने, ठीक है। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर मतलब कि तीर्थ यात्रा का जो टेक्स्ट था उसको ख़त्म कर दिया था। अब कब करा था? ये आपको करा था 1563 में, मतलब 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। फिर है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? ठीक है, तो ये क्या था? ये एक तरीके का खैराती अस्पताल था, मतलब कि एकदम फ्री हॉस्पिटल था, दार उल सफ़ा। और किसने बनाया था? ये बनाया था फिरोज तुगलक ने। अब है कि स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? अब स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या है? परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ करा गया? तो ये करा गया था ज़मींदारों के साथ, ठीक है। किसके साथ करा था? ज़मींदारों के साथ। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के बारे में बात हो रही है, तो इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। क्या थे? आत्माराम पांडुरंग इसके संस्थापक थे। अब इसकी संस्थापना कब हुई थी? ठीक है, प्रार्थना समाज की जो स्थापना की हम बात करें तो ये हुई थी आपका 1867 में ये स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी आपकी बम्बई में, ठीक है। चलिए, फिर है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे, ठीक है। इंडियन रेनेसेंस के बारे में बात कर रहे हैं कि उसके आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये थे आपके राजा राम मोहन रॉय। स्वराज दल की स्थापना किसने करी? ठीक है, स्वराज दल की स्थापना किसने करी थी? तो ये करी थी आपकी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने करी थी स्वराज दल की। अब स्वराज दल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। तो ये करी थी 1 जनवरी 1923 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष बने थे, इस पार्टी के जो स्वराज पार्टी थी या फिर स्वराज दल बोल लो, तो इसके जो अध्यक्ष थे तो वो थे हमारे 2 अध्यक्ष। कौन से? CR दास थे और साथ में मोतीलाल नेहरू जी अध्यक्ष बने थे। अगर हम बात करें कि किसने मिलकर बनाई थी, तो ये बनाई थी मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, CR दास ने, मदन मोहन मालवीय और विट्ठल भाई पटेल और जयकर ने साथ में मिलकर इलाहाबाद में कांग्रेस के खिलाफ बनाई थी, ठीक है, कांग्रेस के खिलाफ बनाई थी। चलिए, अब है हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी? तो ये करी थी मैडम HV ब्लावेत्स्की ने। अब देखो, मैडम HV ब्लावेत्स्की भी थी और साथ में थे आपके ऑलकिट सर, कर्नल ऑलकिट। कौन से? कर्नल ऑलकिट थे। दोनों ने मिलकर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी। कब करी थी? 1875 में करी थी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी है? तो उन्होंने लिखी है गीत रहस्य। कौन सी पुस्तक लिखी है? गीत रहस्य लिखी है। और साथ में एक और पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है आर्कटिक, ठीक है, इसका नाम है आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। आर्कटिक होम ऑफ द वेदास भी लिखी और गीत रहस्य भी लिखी। अब देखिए, ये जो दोनों की दोनों किताबें हैं ना, ये बाल गंगाधर तिलक ने जब वो बर्मा की जेल में थे, कौन सी जेल में थे? बर्मा की जेल में, तो उस दौरान ये दोनों किताबें लिखती थी, जेल में बैठे बैठे किताबें लिखती थी। अब सोचिए कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग थे ये, हमारे जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जो थे, देखिए, ठीक है। और आप अभी थोड़ा सा पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होती है, अब वो तो जेल में बैठे बैठे किताबें लिख दी। उन्होंने कभी बोला कि मुझे नहीं पढ़ना? ऐसा नहीं है ना, तो इसलिए उनसे आप मोटिवेशन लो और पढ़ो। चलिए, फिर है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कुंडग्राम में, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। और कब हुआ था? ये हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अब ये जो महावीर स्वामी जी थे, ये 24वें तीर्थंकर भी थे, 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। चलिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? ठीक है, तो ये हुआ था कुशीनारा में। कहाँ हुआ था? कुशीनारा में। अगर हम सन की बात करें तो 483 ईसा पूर्व में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। और उनकी एज क्या थी? तो वो थे 80 ईयर्स के, मतलब कि 80 वर्ष की आयु में इनको महापरिनिर्वाण हुआ था। कहाँ पे? कुशीनारा में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? ठीक है, पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो वो दिया था सारनाथ में। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अगर हम मगध की बात करें तो उसकी सबसे पहली राजधानी पूछी गई है, तो ये थी आपकी राजगृह, गिरिव्रज, या फिर आज के टाइम पर उसको हम राजगीर बोलते हैं। ठीक है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यंक वंश। जो अजातशत्रु था ये हर्यंक वंश से रिलेशन रखता था। अब ये देखिए, जो अजातशत्रु है उसको हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि कुणिक, उसको हम कुणिक नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो अजातशत्रु था उसने अपने पिता की डेथ मार कर राज सिंहासन पे बैठा था। अब उसने अपने फादर को मारा, किसने? अजातशत्रु ने। अब अजातशत्रु का बेटा हुआ उदयीन, ठीक है, उदयीन हुआ, उदयीन ने भी अजातशत्रु को मार दिया और वो बैठ गया। ठीक है, तो मतलब अजातशत्रु ने अपने पापा को मारा और उदयीन ने अपने पापा को मारा। ठीक है, तो सिंपल बात होगी। ठीक है, तो अजातशत्रु ने पापा को मारा, अजातशत्रु को उसके बेटे ने मार दिया, उदयीन ने। ठीक है, तो अजातशत्रु को हम लोग कुणिक के नाम से भी जानते हैं। अब है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? पूछा है कि जो आपकी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है वो किस स्थान पर बुलाई गई? तो ये बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में, तीसरी। अगर हम बात करें, देखो जो पहली आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आपकी राजगृह में। वहीं पर सेकंड की बात करें तो ये हुई थी आपकी वैशाली में। ठीक है, तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा भी गया है। और जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो हुई थी आपकी कश्मीर में। इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लो, इसमें से बार बार बिहार में क्वेश्चन आता ही है। चलिए, फिर है तकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? ठीक है, तकलामाकन जो आपका डेजर्ट है वो कौन से कंट्री में है? तो वो है चाइना में। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जन संधि जोड़ती है? मतलब जो आपका इंडियन ओशन है, ठीक है, इंडियन ओशन के बारे में बात करी है, साथ में जो रेड सी है, तो ऐसी कौन सी स्ट्रेट है जो कि इन दोनों को जोड़ती है? तो वो है आपका बाब अल मंदेब स्ट्रेट। ठीक है, बाब अल मंदेब स्ट्रेट। फिर है 90 इट्स रिज कहाँ पर है? ठीक है, 90 डिग्री ईस्ट रिज के बारे में बात करी गई है, तो ये कहाँ पर है? तो ये है आपकी हिंद महासागर, मतलब कि इंडियन ओशियन में। अब देखिए ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पर इस टाइप की एक रिज आती है। ठीक है, ये इस टाइप की रिज आती है, तो यहीं पर बोला है कि 90 ईस्ट रिज कहाँ पर है? तो वो आपकी इंडियन ओशन के अंदर है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शहर किस देश की राजधानी नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो वो है सिडनी। अभी देखो जो सिडनी है वो कहाँ पर है? वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो आपकी कैनबेरा है। ठीक है, सिडनी नहीं है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो वो आपका आता है चाइना। चलिए, अब है आपका विलय क्रिया किसका परिणाम है? जो विलय क्रिया है वो किसके परिणाम के कारण होती है? तो वो है आपकी पर्वत निर्माणकारी बल के कारण। चलिए, अब है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक ही आपके लैटिट्यूड पर हैं। ठीक है, अमृतसर और शिमला, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो क्लाइमेट है उसमें बहुत डिफरेंस है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर उनकी ऊंचाई में भिन्नता आ जाती है। अब देखिए, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर, जैसे पहाड़ पर हम लोग जाते रहते हैं, आपने कभी नोटिस भी करा होगा कि ठंड बढ़ती जाती है। ऐसे यहाँ पर कश्मीर है, देखो अक्षांश आपको एक ही मिलेगा। अमृतसर भी यहीं पर है, शिमला भी यहीं पर है, लेकिन शिमला थोड़ी ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए शिमला थोड़ा ठंडा है, लेकिन अमृतसर थोड़ा ठंडा, उसके कंपैरिजन थोड़ा कम ठंडा है। तो यही बात हमसे पूछी गई है। फिर झारखंड में कोयले की खानें स्थित हैं, कहाँ पर हैं? वो हैं झारिया में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ बोला है कि ओशियन में जो सैलिनिटी होती है, ठीक है,
जो हमारे समुद्र हैं उनमें जो सैलिनिटी, नमकीनपना, जो खारापन होता है, उसका जो सोर्स क्या होता है असलियत में, उसका जो सोर्स होता है वो होती हैं हमारी नदियाँ। ये देखिए यह बड़ा सा ओशियन है, तो इसी ओशियन में नदियाँ आके गिरती हैं। सबको पता है कि जो हमारे समुद्र में नदियाँ ही पानी लेकर आती हैं। अब वही नदियाँ कहाँ से होकर आती हैं, हमारा जो पृथ्वी है, लैंड फॉर्म से वहीं से होते हुए आती है। तो वहीं से उन कणों को वो लेकर आती हैं और उस नमक के कणों को समुद्र में डाल देती हैं। उन्हीं की वजह से हमारा जो समुद्र है वो नमकीन और खारा हो जाता है। यही क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो मुख्य स्रोत मतलब कि मेन सोर्स पूछा है वो है नदियाँ। ठीक है, मेन सोर्स है, और भी सोर्स होते हैं लेकिन हमारे एग्जाम क्वेश्चन में केवल मेन पूछा है, तो हमारा आंसर नदियाँ ही आएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो ये पुराना है, आगे चलते हैं। फिर है डायरेक्ट हमारा 117। इसे बोला है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो है हाजीपुर में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला है बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पर स्थित है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पर है, तो वो है पटना में। अब उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए जो बिहार है, हमें पता है बिहार इस टाइप का है। ये देखिए, ये बना लेते हैं दोबारा कि बिहार का जो यहाँ पर ये बीच में से हमारी गंगा जा रही है, तो यहाँ बोला है जो बिहार का जो उत्तरी बिहार है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है बाढ़ के लिए। सबको पता है बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है। और वो क्यों आती है, नदियों के कारण। नदियों जो कोसी रिवर है हमारी, वो चेंज करती है अपना रूट। चलिए बार बार चेंज करती है। तो ये हमारा जो नॉर्दर्न बिहार है ये बाढ़ के लिए जाना जाता है, वहीं पर हमारा जो साउदर्न बिहार है वो सूखे के लिए जाना जाता है। ठीक है, एकदम कंट्रारी है ये लोग दोनों। अब है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 मतलब नेशनल हाईवे 2 पर स्थित नहीं है। नहीं पूछा है, तो वो है आपका पटना। अब है यहाँ पे कांग्रेस ने स्वराज का प्रस्ताव 1905 में पारित करा था। ठीक है, अब इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था। देखो 1905 में जो हमारी कांग्रेस है उसने स्वराज का जो प्रस्ताव है वो पारित कर दिया था। अब उसमें उद्देश्य बोला है कि उसका उद्देश्य क्या था, उसका एम क्या था। तो उसका एम था हमारा कि स्वशासन सुनिश्चित करना, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट की इन्होंने मांग करी थी 1905 में। अगर हम बात करें तो 1905 में कांग्रेस ने स्वराज का प्रस्ताव पारित करा था। ठीक है, पारित करा था। और उस टाइम पे 1905 में उनका जो सेशन हुआ था वो हुआ था बनारस में। अब बनारस के सेशन में अध्यक्षता मतलब प्रेसिडेंटशिप किसने करी थी, तो वो करी थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने करी थी। वहीं पर 1906 में, ठीक है, 1906 में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का अलग सेशन हुआ जिसकी की अध्यक्षता करी थी आपके दादा भाई नौरोजी ने। किसने करी, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता करी थी। अब उस टाइम पर दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की जो मांग थी पहली बार इन्होंने प्रस्तुत करी थी। ठीक है, अगर आपसे प्रस्तुत करने की क्वेश्चन आता है तो 1906 में दादा भाई नौरोजी ने करी थी। वहीं पर जब जो स्वराज है उसको प्रस्तावित मतलब उसके प्रस्ताव को पारित जब करा था तो 1905 में आता है। पारित की बात आए तो 1905 आएगा, अगर प्रस्तुत की बात आए तो 1906 आएगा। चलिए अब है प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया। ठीक है, प्रांतीय सरकारों का तो ये करा गया था 1935 के अधिनियम के तहत। अब बोला है कि भारतीय संविधान में शामिल हैं, तो देखो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 सूचियाँ। अब तो अनुच्छेद थोड़े बढ़ चुके हैं इसमें से। ठीक है, बेसिकली आपको यही आता है। चलिए बेसिकली यही 1995 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 सूचियाँ। क्योंकि अगर अनुच्छेद के बारे में उसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया, जैसे कि A ऐड कर दिया, B ऐड कर दिया, इस टाइप के। राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में क्या होते हैं, 250 सदस्य होते हैं जिसमें से कि 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करे जाते हैं। नॉमिनेशन करा जाता है 12 सदस्यों का। फिर है संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए लिया गया था और क्यों। ये बोला है कि हम लोगों ने, हमारा देश तो पहले आज़ाद हो गया था, आपको पता है हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हो गया था, लेकिन हमने गणतंत्रता दिवस बनाया है वो हमने 26 जनवरी का ही दिन क्यों हम लोगों ने चूज़ करा है। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो क्यों करा है कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना लिया था। 1930 में 26 जनवरी 1930 में कांग्रेस ने इस दिन को स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया था। इसीलिए
26 जनवरी को हमने संविधान लागू करा था। अब है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ठीक है, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। अब ये लोक लेखा समिति क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपकी है पब्लिक अकाउंट, ठीक है, ये है आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसके अंदर 22 मेंबर होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि 15 जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा से आते हैं, वहीं पर आपके 7 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा से आते हैं। इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो ये जो अपनी जो रिपोर्ट है पब्लिक अकाउंट कमेटी किसको प्रस्तुत करती है, लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कथन सही नहीं है, ठीक है, तो वो है धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है। चलिए, अब है आपका भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, ठीक है, गैर नागरिक मतलब कि जो नॉन सिटीज़न है इंडिया के, उनको कौन सा अधिकार उपलब्ध है, तो वो आपका उपलब्ध है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। फिर है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो वह प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें कि अनुच्छेद कौन सा आर्टिकल है जो कि नेशनल इमरजेंसी मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है उस आर्टिकल के अंदर, तो आर्टिकल है आपका 352, ठीक है, आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करी जाती है। चलिए, फिर है आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। सही हमारा क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ के अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। बिल्कुल सही है कि जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट मार्शल के केसेस नहीं देखता है। अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उसका जो गठन था 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। ये तीनों के तीनों जो ऊपर के जो ऑप्शन है ए बी सी ये सही है, लेकिन ये ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। कोर्ट मार्शल केसेस हमारा उच्च न्यायालय नहीं देखता है। अब है राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन सा होता है, तो वो आता है आपका गवर्नर, मतलब कि आपका राज्यपाल होता है। अब जैसे कि अगर हम बात करें पूरे इंडिया का, पूरे भारत का जो हेड है वो प्रेसिडेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें। वहीं पर अगर राज्य सरकारों की बात करते हैं तो ये गवर्नर होते हैं उनके हेड। चलो, ऊर्जा के वाणिज्य स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं, तो क्या है वह है शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। चलिए, अब है आपका नेक्स्ट, भारत में ये नहीं करना है हमें, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब आया था, ठीक है, तो आपका आया था 1970 और 1980 के दौरान ऊर्जा संकट आया था, ठीक है, ऊर्जा संकट या एनर्जी क्राइसिस आया था इंडिया में 1970 और 1980 में। फिर है आपका भारत में ये नहीं करना हमें। फिर है भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, भारत में किस टाइप की इकोनॉमी जो है हमारी भारत फॉलो करता है, तो वो आपका करता है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, मतलब कि मिश्रित इकोनॉमी। यहाँ पर आपको पब्लिक सेक्टर भी मिल जाता है और यहाँ पर आपको प्राइवेट सेक्टर भी मिल जाता है, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब है आपका कुरियर सेवा प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा को प्रारंभ किया था। को पुराना क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं बैठ रहा। आगे चलते हैं। आगे है भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें, ठीक है। कोयला उद्योग की समस्याएं तो आज के टाइम पर भी हैं। तो मैं पूछा कि निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचरण में बाधा आती है। सही है, क्योंकि हमारे इंडिया में, भारत में जो कोयला है वो लोअर ग्रेड का मिलता है, ठीक है। फिर है धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी है, ये भी सही है। कुकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, ये। और फिर है कार्य संचालन कीमतें, ये सभी की सभी समस्याएं हैं, तो इसमें हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4
सारी समस्याएं हमारे भारतीय उद्योग कोयला उद्योग की समस्याओं पर विचार करते हैं हम इस पर। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिशें करी। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने, वो थी पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, जो अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी है, इम्पॉर्टेंट है। अभी जो कमेटी है इसने द्विस्तरीय, ठीक है, मतलब द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश करी थी। अगर हम इसका गठन बोलें, ये कब बनी गई थी, तो ये बनी थी 1977 में ये बनी थी। और इसने अपनी जो रिपोर्ट है, अपनी रिपोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार को दे दी थी। कौन से सन में दी थी, तो ये दी थी 1978 में दी थी। 77 में बनी थी, एक साल के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी थी। इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है ये कि ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कमेटी कब बनी थी। पहला क्वेश्चन आपसे ये बन जाएगा। दूसरा आपसे ये बन जाएगा उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कौन से सन में सबमिट करी थी। ठीक है, तो हमने दोनों ही देख लिए हैं। अब है आपका रोलिंग प्लान के बारे में बात हो रही है कि जो रोलिंग प्लान के बारे में निम्नलिखित पे विचार करें। तो देखिए, जो रोलिंग प्लान था वो चालू वर्ष के लिए एक योजना थी जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। दूसरा आपका है ये अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होता है। तो ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 3 ये हमारे सही हैं। अब पूछा है कि भारत में जो योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, मतलब कि प्लानिंग कमीशन के बारे में पूछ रहे हैं कि कब स्थापित हुई थी। तो ये आपकी हुई थी 1950 में, लेकिन अब प्लानिंग कमीशन ख़त्म कर दी गई है, उसकी जगह नीति आयोग आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे बन भी सकता है, क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इररिलेवेंट है, हमारे लिए नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन हमारे लिए बनता है, वो है बिहार में यद्यपि जमींदारी सार्वजनिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया था। तो वो रह गया था आपका प्रधान जाति के हिंदू। यहाँ बोला है कि 1952 में 1952 में ज़मींदारी, ज़्यादातर जो ज़मींदारी है वो बिहार से हटा दी गई थी। उसके बाद भी जो लैंड का जो नियंत्रण है, जो लैंड कंट्रोल है, वो सामाजिक आधार पर प्रधान जाति के हिंदुओं पर रह गया था। ठीक है, तो ये था हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हमने पूरा का पूरा आपके साथ क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इनमें से कोई सा भी डाउट है तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए, जिससे कि बाकी बच्चों को भी इस इनिशिएटिव के बारे में पता पड़े। ठीक है, तो आपको शेयर करना है बच्चों के साथ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।